ओके, इसे ओरिएंटेशन क्लास लेते हैं, ठीक है। और अब ध्यान से सुनना। अगर आपकी बुक्स की बात की जाए, ठीक है, तो अकाउंटेंसी में आपके पास बस एक ही बुक है, ठीक है। और उस एक बुक के अंदर लमसम 20 चैप्टर्स है, ठीक है। अभी मैं उसका एलोकेशन बता दूंगा कि वो चैप्टर्स है क्या, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम अकाउंटेंसी देख लेते हैं इन डिटेल कि चैप्टर्स हैं क्या और उनके एलोकेशंस क्या है। ओके, तो क्लास 11th की बात की जाए तो आपके अकाउंटेंसी के यूनिट्स को दो में डिवाइड कर रखा है। पार्ट ए फिनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और अकाउंटिंग प्रोसेस सिखाया जाएगा, ठीक है। इन दोनों पार्ट्स को मिला दिया जाए तो 12 मार्क्स का वो है, और अकाउंटिंग प्रोसेस जो है 44 मार्क्स का है, ठीक है। वैसे ही अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 की बात की जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप वो 24 मार्क्स का है। टोटल आपका जो पेपर होगा जो थ्योरी बेस्ड होगा वो 80 मार्क्स का होगा। बाकी आपको 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट एंड ऑल करना होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 80 मार्क्स का, ठीक है। बाकी जो आपका 20 मार्क्स का है वो प्रोजेक्ट फाइल एंड ऑल आएगा, ठीक है। कोई भी एक फॉर्म लोगे सोल प्रोप्राइटरशिप वाली, और उसके बारे में सारी जो चीजें आपने अकाउंट्स में सीखी है वो सब करना होगा, ठीक है। तो एलोकेशन क्या हो रहा है? 12, 44, 24 एंड 20, ठीक है। समझ गए, समझ गए, चलो। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स को आपकी क्लास में दो में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक स्टैटिस्टिक्स, और एक कर रखा है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टार्ट्स अभी तक तुमने बहुत तोड़ तोड़ कर पढ़ा है, ठीक है। अब एक साथ जो स्टार्ट्स पढ़ोगे वो अब पढ़ोगे, ठीक है, जिसमें अलग अलग टॉपिक होंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स तुम्हारे लिए पूरा ही अलग होगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में अभी तक तुमने पोवर्टी पढ़ा है, पालमपुर वाला पढ़ा है 9th क्लास में, इस टाइप की चीजें पढ़ी है, ठीक है। अब जो पढ़ोगे वो थोड़ा अलग डोमेन का होगा, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड आपका बिजनेस स्टडीज। और बिजनेस स्टडीज में एक ही बुक है, ठीक है, इसमें ज्यादा बुक्स नहीं है, ठीक है। इसमें एक बुक है, इसमें दो बुक है, ठीक है। यहाँ पे रेफर क्या करें? स्टार्ट्स के लिए TR जैन रेफर करना, बाकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए संदीप कर। तो जो स्कूल में इशू करवाई है वो संदीप कर, संदीप फिर चलेगा, चलेगा, ठीक है। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बिजनेस स्टडीज की बात करें, बिजनेस स्टडीज में सुभाष थे। स्कूल ने सुभाष दे ही इशू करवाया है या कुछ और? सीबी सचदेवा। बट कोई रेफरेंस है मुझे बाय करना चाहिए बस। नहीं नहीं नहीं। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये है आपका 11th का सिलेबस, ठीक है। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों को मिलाकर 16 मार्क्स। पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज और बिजनेस सर्विसेज 14 मार्क्स। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स 10 मार्क्स। ये तुम्हारा हाफ ईयरली का सिलेबस होगा, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस एंड ट्रेड, ये आपका सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस और स्मॉल बिजनेस दोनों को मिलाकर 20 मार्क्स। इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस ये दोनों मिलाकर 20 मार्क्स, ठीक है। और फिर 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट हो जाएगा। वैसे ही अब कौन सा सब्जेक्ट बच गया? इकोनॉमिक्स बच गया, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा 10, 30, ये 15 मार्क्स का हो जाएगा ये, ठीक है। बाकी आपका स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन ये हो जाएगा 25 मार्क्स का। तो 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स, 40 मार्क्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। बाकी अगर मैं आपको CUET के डोमेन में दिखाऊं, ठीक है, तो एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ CUET का। इन फ्यूचर बीकॉम ऑनर्स सोचा है या BMS सोचा है, कुछ ऐसा कुछ सोचा है? बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। तो हमारा कॉलेज तो तुम्हें पता है, टॉप मोस्ट SRCC,
श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है। और उसके बाद जो आपका आ जाता है हिंदू कॉलेज, ठीक है। फिर हंसराज, ये सारे बेस्ट कॉलेजेस है, ठीक है। 800 मार्क्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक है। आउट ऑफ 800 आपको 7, मतलब आपके टाइम की बात कर रहा हूं, तो आपको 780 प्लस लाना पड़ेगा, तब जाकर आप एसआरसी से मांग सकते हो, ठीक है। मतलब आप 4 ही क्वेश्चंस गलत कर सकते हो प्रॉपरली, ठीक है। उसके बियॉन्ड गलत करने का आपको अधिकार नहीं, ठीक है। ओके, बीकॉम ऑनर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बता देता हूँ। इंग्लिश का एग्जाम जो सीवीटी करवाएगा, ठीक है। ये टेस्ट कौन करवाता है? एनटीए करवाता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसीज है, ठीक है। इंग्लिश, अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स में ऑप्शंस है, ठीक है। या तो आप अकाउंटेंसी ले लो या फिर आप मैथ्स ले लो, ठीक है। अब देख लेंगे लास्ट तक तुम्हारा क्या अच्छा रहता है, अकाउंटेंसी या मैथ्स, प्लस इकोनॉमिक्स, प्लस बिजनेस स्टडीज, ठीक है। ये 4 रहते हैं, ठीक है। हाँ हाँ। फॉरेन कॉलेजेस के लिए तो उसके लिए तो सैट का एग्जाम होता है। तो कोई है बाहर वैसे? अभी तक कुछ ट्रिप ट्रिप लगा है बाहर? नहीं लगा। मे अच्छा, मेरे हिसाब से अभी ग्रेजुएशन के बाद ही जाना, ग्रेजुएशन से, मतलब ग्रेजुएट 12th के बाद इन्वेस्ट करना फॉरेन, मेरे हिसाब से सही नहीं रहता। आई का टू रीजन, बाकी घर से अलग रह सकते हो पूरा। अच्छा, रह सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर सैट के लिए तो आईएमएस है, आईएमएस इंस्टीट्यूट है, वहां से कोचिंग ले सकते हो, अच्छे से हो जाएगा सैट प्रिपरेशन। सैट जो है वो शायद 2400 मार्क्स का होता है, या 2200, ऐसा ही कुछ रहता है, ठीक है। बाकी इसकी इंफॉर्मेशन तो मुझे ज्यादा पता नहीं है, ठीक है। मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का पता है, ठीक है। बाकी इसकी इंफॉर्मेशन जो भी होगी मैं तुम्हें बता दूँ, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो इको से स्टार्ट करूँ, बिजनेस स्टडीज से स्टार्ट करूँ, या अकाउंटेंसी? इसी से भी करते हैं, चलो ठीक है। ओके, देखो इस चैप्टर को ढंग से समझने के लिए सबसे पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि पूरी इकोनॉमी में एक ही फर्म है जिसका नाम है टाटा, ठीक है। मतलब अगर मुझे टीवी चाहिए तो मैं टाटा के पास जाऊंगा, अगर मुझे फैन चाहिए तो मैं टाटा के पास जाऊंगा, अगर मुझे लैपटॉप चाहिए तो मैं टाटा के पास जाऊंगा, क्योंकि पूरी इकोनॉमी में एक ही फर्म है जिसका नाम है टाटा, ठीक है। बहुत सारे हाउस होल्ड्स हैं, हाउस होल्ड मतलब हम सारे जने हो गए, ठीक है। किन्हीं हाउस होल्ड के पास बहुत ज्यादा लैंड पड़ा है, ठीक है। किन्हीं हाउस होल्ड के पास बहुत ज्यादा टाइम पड़ा है। जिनके पास टाइम पड़ा होता है उसे हम लेबर कहते हैं इकोनॉमिक्स के डोमेन में, ठीक है। अब लेबर की डेफिनेशन ये भूल जाना कि जो इंसान पेंट करता है या फिर ईट वीट वाला काम करता है वो लेबर है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में वो सारे जने लेबर है जो टाइम देकर कमाते हैं, ठीक है। फिर जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा पड़ा है वो कैपिटल वाले हाउस होल्ड है, और जिनके पास बिजनेस माइंडेड दिमाग पड़ा है वो एंटरप्राइज वाले हाउस होल्ड है, ठीक है। तो कितने तरीके के हाउस होल्ड होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, 4 तरीके के हाउस होल्ड होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। पूरी इकोनॉमी में कितने फॉर्म है? एक ही फॉर्म है जिसका नाम है टाटा, ठीक है। किसी को एसी चाहिए तो किसके पास जाएगा? टाटा के पास जाएगा, ठीक है। किसी को सोफा चाहिए तो किसके पास जाएगा? टाटा के पास, क्योंकि पूरी इकोनॉमी में एक ही फॉर्म है जिसका नाम है टाटा, ठीक है। अब हर इंसान को अपना घर चलाना है, ठीक है। तो घर चलाने के लिए जो वो एक्टिविटी करता है उसे हम इकोनॉमी कहते हैं। तो इकोनॉमी का मतलब पता चल गया, इकोनॉमी का मतलब पता ये है, हर इंडिविजुअल कुछ ना कुछ अलग काम कर रहा है और उस अलग काम कर कर कमाता है, उसे हम इकोनॉमी कहते हैं। जैसे चौकीदार भैया चौकीदारी कर कर कमा रहे हैं, ठीक है। ट्यूशन वाला ट्यूशन पढ़ा कर कमा रहा है, ठीक है। कबाड़ी वाला कबाड़ का काम कर कर कमा रहा है, ठीक है। मैगडी वाला बर्गर बेच कर कमा रहा है, ठीक है। तो सारे जने क्या है, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और कुछ काम कर कर कमा रहे हैं। तो इकोनॉमी का मतलब क्या है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट लिविंग। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट लिविंग, ठीक है। तो हमें एक डेफिनेशन पता चल गई, इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट लिविंग। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच
people get living. Economy is a system by which people get living. Economy is a system by which people get living. Economy is a system by which people get living. Done, done, done. Economy is a system by which people get living. Economy is a system by which people get living. Economy is a system by which people get living. तो इकोनॉमी का मतलब पता चल गया पहला। ठीक है, अब आते हैं, ये मैंने क्यों बताया। ठीक है, अब लैंड वाला कैसे कमाएगा। अब अगर तुम्हारे पास एक्सेस ऑफ लैंड है तो तुम उसे क्या कर दोगे, लेंड कर दोगे ना। लेंड कर कर तुम्हें क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। ठीक है, अब इकोनॉमी में एक ही जना है जो उसे रेंट पे ले सकता है, जिसका नाम है टाटा। ठीक है, जिसके पास टाइम पड़ा है वो कहां जाएगा, टाटा को टाइम देने। ठीक है, तो टाटा उन्हें इन रिवॉर्ड क्या दे देगा, वेजेस। ठीक है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा पड़ा है वो किस पे इन्वेस्ट कर देंगे, टाटा पे। टाटा उन्हें इन रिवॉर्ड क्या दे देगा, इंटरेस्ट। ठीक है, और जिनके पास बिजनेस आइडियाज पड़े हैं वो किसे बताएंगे, टाटा को, और टाटा उन्हें क्या दे देगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए ये चार चीजें तो चाहिए ही चाहिए, और इन चार चीजों को कह देते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन चार चीजों को क्या कह देते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। क्या सर ये ऐसा हो सकता है कि एक ही हाउस होल्ड तीन चार चीजें दे दे। हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर मान लो एक सैलून वाला है, ठीक है, तो सैलून वाले का खुद का ही रूम है। ठीक है, तो लैंड उसने खुद ही दे दिया। ठीक है, खुद ही बाल काट रहा है तो लेबर भी दे दिया, पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया, और प्रॉफिट आइडिया भी उसी का था। ठीक है, तो एक ही जना चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे सकता है। अगर मैं इंस्टीट्यूशन की बात करूं, एक लैंड पे है, ठीक है, लेबर नया हो गया, ठीक है, और कैपिटल इन्वेस्टेड है इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, और बिजनेस आइडियाज भी है। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ठीक है, और जो इन्हें इन रिवॉर्ड मिल रहा है उसे कहते हैं फैक्टर्स ऑफ पेमेंट। जो इन्हें इन रिवॉर्ड मिल रहा है उसे क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट। तो फैक्टर्स ऑफ पेमेंट क्या है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फैक्टर ऑफ पेमेंट क्या है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फैक्टर ऑफ पेमेंट क्या है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फैक्टर ऑफ पेमेंट क्या है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो, जब टाटा ने इनकी सर्विसेज को हायर किया होगा, लैंड वाले का लैंड लिया होगा, लेबर वाले का लेबर लिया होगा, कैपिटल वाले का कैपिटल लिया होगा, एंटरप्राइज वाले का बिजनेस आइडिया लिया होगा। ठीक है, इन सारी चीजों से टाटा ने क्या चीज प्रोड्यूस की होगी, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स मतलब होता है कोई भी टेंजिबल आइटम। ठीक है, ये गुड्स है, ये गुड्स है, ये गुड्स है, जिसे मैं टच कर सकता हूँ, गुड्स। ठीक है, सर्विसेज मतलब जो इंटेंजिबल है। स्विगी से ऑर्डर किया तो स्विगी वाला देकर चला जाएगा, ऑर्डर खत्म। ठीक है, रेस्टोरेंट गए, खाना खाया, ऑर्डर खत्म। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मतलब कोई भी टेंजिबल आइटम, सर्विसेज मतलब क्या है, जो इंटेंजिबल। गुड्स मतलब कोई भी टेंजिबल आइटम, सर्विसेज मतलब क्या है, जो इंटेंजिबल होता है। गुड्स मतलब कोई भी टेंजिबल आइटम, सर्विसेज मतलब क्या है, जो इंटेंजिबल होता है। समझ गए, समझ गए। ओके, टाटा ने इनकी हेल्प से क्या प्रोड्यूस किया, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फिर टाटा ने, ये जो हाउस होल्ड है उन्होंने फ्री में तो पैसा नहीं दिया था, या फ्री में अपनी चीजें नहीं दी थी, तो टाटा ने इन्हें क्या दिया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, अब इनके घर में पैसा आया, रेंट के तौर पे, वेजेस के तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे, प्रॉफिट के तौर पे। क्या सबको सेम पैसा मिला होगा, नहीं। ठीक है, जिसने जितना लैंड दिया होगा उतना पैसा मिला होगा, जिसने जितना टाइम दिया होगा उतना पैसा मिला होगा, जिसने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा उतना मिला होगा, जिसने जितना अच्छा आइडिया दिया होगा उतना पैसा मिला होगा। ठीक है, अब इनके घर में पैसा आया, अब ये पैसे खर्च करने जाएंगे, क्योंकि इन्हें भी तो अपना राशन भरना है। ठीक है, जब ये पैसे खर्च करने जाएंगे तो मार्केट में जाएंगे। जब ये मार्केट में पैसे खर्च करने जाएंगे तो अल्टीमेटली वो पैसा, जो मार्केट में प्रोडक्ट ले रहे हैं वो किसके ब्रांड नेम पे है, टाटा के। अल्टीमेटली पैसा किसके पास पहुंच गया, टाटा के पास। इसे कहते हैं सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, सिंपल इकोनॉमी में बस हाउस होल्ड और फर्म होता है। मतलब ये जो इकोनॉमिक्स है वो तुम्हें ढंग से समझ आ जाए इसलिए ऐसा अज्यूम करवाया जा रहा है। ठीक है, अगर 10 चीजें ले ली जाएंगी तो दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, तो सिंपल इकोनॉमी में कौन कौन होता है, हाउस होल्ड एंड फर्म। सिंपल इकोनॉमी में कौन कौन होता है, हाउस होल्ड एंड फर्म। ठीक है, तो 3 फेजेस होते हैं किसी भी इकोनॉमी को रन करने के, प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एंड डिस्पोजिशन फेज।
प्रोडक्शन फेज का मतलब होता है जब हाउस होल्ड जो है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज को फर्म को दे रहा है और फर्म उसकी हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। तो प्रोडक्शन फेज समझ आ गया। प्रोडक्शन फेज में क्या हो रहा है, हाउस होल्ड आया, उसने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, फर्म ने उसकी हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, हाउस होल्ड को उनके मेहनत के पैसे मिल रहे होते हैं। ठीक है, फिर क्या आता है डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज में क्या होता है, हाउस होल्ड जो है अपने मेहनत के पैसे को खर्च कर रहा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज जब करोगे तो एक आएगा वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। दिख रहा है? यस। वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी में क्या क्या लिखा है, 3 पॉइंट्स लिखे होंगे। ठीक है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो समझ आ गया तुम्हें क्या होता है, कंजम्पशन जो हाउस होल्ड करता है। ठीक है, अब कंजम्पशन होगा तो फिर से एक रिसाइकल बिल्डअप होगा, रिसाइकल बिल्डअप की मतलब फिर से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो किसी भी इकोनॉमी को चलने के लिए 3 प्रोसेस जरूरी है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक तुम देखोगे कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं ड्यू टू स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या होता है, जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है। ठीक है, जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है उसे हम स्कैरसिटी कहते हैं। एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर इट सप्लाई। जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्कैरसिटी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, ड्यू टू स्कैरसिटी। इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, ड्यू टू स्कैरसिटी। ठीक है, इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, ड्यू टू स्कैरसिटी। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमी। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय व्हिच पीपल गेट लिविंग। वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद व्हाई डू वी आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स, ठीक है, ड्यू टू स्कैरसिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब देखो स्कैरसिटी मतलब तो पता चल गया कि एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर इट सप्लाई। यही शायद वो है, स्टैटिस्टिक्स है। और अभी हम माइक्रो है। ठीक है, इसलिए मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स दिया। ठीक है, देखो स्कैरसिटी तो मेजर प्रॉब्लम है लेकिन उसके साथ उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या है, अगर मान लो तुम्हारी जेब में 200 रुपीज है। ठीक है, अब 200 का तुम पेट्रोल भी भरवा सकते हो, 200 के तुम मोमोज भी खा सकते हो, 200 के तुम पिज्जा भी खा सकते हो, लेकिन तुम्हारी लिमिटेशन क्या है कि तुम्हारी जेब में 200 ही पड़े। ठीक है, अब उस 200 में अलग अलग चीजें तो हो सकती है लेकिन एक ही चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्कैरसिटी तो मेजर प्रॉब्लम है लेकिन उसके साथ उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। स्कैरसिटी मेजर प्रॉब्लम है लेकिन उसके साथ उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। और इस ऑल्टरनेटिव यूजेस को क्या कह देते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब पता चल गया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, और ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के रीजंस क्या है, क्योंकि ह्यूमन वांट जो है वो अनलिमिटेड है। ह्यूमन वांट जो है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, जब तुम्हारी एक नीड फुलफिल हो जाती है तो दूसरे नीड के लिए तुम वो करने लगते हो, जब दूसरी नीड फुलफिल हो जाती है तो तीसरे के लिए, कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चलता रहता है। ठीक है, तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। चलो, ये समझ आया। चलो, फर्स्ट पेज जरा पढ़ो, जरा अपने मन में देखो, जरा कोई दिक्कत है।
देखो पहले दो पैराग्राफ में तो यही बता रखा है कि हर सब्जेक्ट की अपनी एक टर्मिनोलॉजीज होती है, उस टर्मिनोलॉजीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो टर्म्स क्या डिफाइन करते हैं, ठीक है, वही बता रखा है। सेकंड पैराग्राफ में व्हाट इज इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में यही बता रखा है कि हर इंडिविजुअल कुछ ना कुछ अलग काम कर रहा है और उस अलग काम को कर कर कमाता है, उसे हम कह देते हैं इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैं रिपीटेशन करता रहूंगा जिससे कि जो भी हमने मतलब आज अगर जाओ तो वो लर्न है, ठीक है। ओके, उसके बाद वाई स्टडी इकोनॉमिक्स, ठीक है। यहां तक देख लो, स्केर्सिटी से ऊपर ऊपर तक, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ। राइट। डन। हाँ हाँ, बोलो बोलो। अगर छात्र से रिलेटेड नहीं, बट जैसे हाँ हाँ बोलो बोलो। सर मतलब हमारे स्कूल में साटिस्फैक्शन करना है सर। अच्छा देखो, बिकॉज मतलब बिकॉज हम सारी साइंस से इकोनॉमी बिकॉज स्कूल में पढ़ लिया, बस समझ आ रही कि वो बहुत इन डेप्थ स्टैटिस्टिक्स के बारे में, हाँ ठीक है। wherein माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैं नेम से भी नहीं लाइक वो वैसे पता है। देखो माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, और इकोनॉमिक्स मतलब होता है कि वो जो स्मॉल की इकोनॉमिक्स की कैसे वो चीजों को चलाते हैं, ठीक है, कैसे वो अपनी स्केर्स रिसोर्सेज को यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तुम एक हाउस होल्ड हो, तुम्हें हाउस होल्ड नंबर 1 का नाम दे दे, ठीक है। तुम अर्न करते हो 15 लाख रुपीज, ठीक है, महीने का, ठीक है। उसमें से तुम 2 लाख जो है वो खा जाते हो, ठीक है, और 13 लाख क्या करते हो तुम, सेव करते हो, ठीक है। वैसे ही हाउस होल्ड 2 होगा, वैसे ही हाउस होल्ड 3 होगा, वैसे ही हाउस होल्ड 4 होगा, ठीक है। अब तुम्हें ये तो पता है कि जब मैं इसका एक्यूमुलेट करूंगा तो वो स्टार्ट बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। अब एप्पल फोन को ये कैसे पता चलेगा कि कंज्यूमर जो है ये डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर को ये दिक्कतें आ रही, कंज्यूमर को ये दिक्कतें नहीं आ रही, ठीक है। वो किसका पार्ट हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके इंडेक्स को खोलो जरा, इसी पहला चैप्टर तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन लिखा है, दूसरे चैप्टर का नाम पढ़ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसका मतलब होता है कि जब कोई कंज्यूमर 100 रुपए खर्च कर रहा है और उसके इक्विवेलेंट उसका सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो उसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब जितने वो पैसे खर्च करता है उसके इक्विवेलेंट उसे जब सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। इसी के अंदर आता है इंडिफरेंस कर्व। तो कंपनीज जो होती है ना, जो फर्म्स होती है, तुमने इकोनॉमिक्स के ना बहुत अलग अलग वो टर्म्स है। जैसे एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कर कर कोर्स होता है, ठीक है, एक बिहेवियरल इकोनॉमिक्स होता है, एक गेम थ्योरी होता है, ठीक है। अलग अलग चीजें हैं जो इससे रिलेटेड है, तो ये ना इंडिविजुअल फर्म्स को बहुत हेल्प कर रहा होता है। डिमांड सप्लाई, जैसे कि मान लो अभी तक तुम ये मानते होगे कि डिजायर और वांट जो होते हैं वो सेम थिंग होती है, ठीक है। लेकिन डिजायर जो होता है ना, बैकअप विद मनी नहीं होता, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जो वांट है ना वो बैकअप विद मनी होता है, ठीक है। तो कंपनी को कौन सा नोटिस करना चाहिए, ये या ये वांट वाला, क्योंकि वही रिसर्च का पार्ट बनेगा। अब मान लो कोई भिखारी कह रहा है कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, ठीक है, तो मर्सिडीज वाला उसे काउंट थोड़ी करेगा डेटा में, ठीक है। ये हो गया, और पढ़ो नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर मान लो किसी कॉमोडिटी का प्राइस अप या डाउन होता है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड में कितना फर्क आएगा। क्वांटिटी डिमांड का मतलब है कि अगर मान लो कि अभी जो है वो क्लिनिक प्लस शैम्पू जो है वो 10 रुपए का चल रहा है, ठीक है। और अगर उन्हें ये पता चल जाए कि उनकी जो डिमांड है वो इलास्टिक है, इलास्टिक का मतलब है कि अगर मैंने प्राइस चेंज किया तो क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क आएगा, ठीक है। तो अगर मान लो इन्होंने प्राइस 9 कर दिए तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, अप हो जाएगा। अब तुमने बोला अप, लेकिन कितने परसेंट से अप, ये तुम्हें कौन बताएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो
प्राइस तुमने 11 कर दिया, तो 11 तुम करोगे अगर तुम्हें पता है कि मेरी डिमांड जो है इलास्टिक है? नहीं करोगे, ठीक है। फिर तुम क्या करोगे, क्वांटिटी में रिड्यूस कर दोगे लेकिन प्राइस नहीं छेड़ोगे, क्योंकि इंडिया जो है प्राइस सेंसिटिव देश है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट वाला, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो है अब वो फर्म की बात आ गई, ठीक है। फर्म कितना इनपुट डाले तब जाकर कितना आउटपुट आए, उसका जो रिलेशन बना बताता है वो इकोनॉमिक्स बताता है, ठीक है। बाकी इन फ्यूचर तो मैट्रिक्स पढ़ोगे तो मैट्रिक्स भी बता रहा होता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ना एक इंडिविजुअल लेवल में बिजनेस तो बस ये बता देता है कि प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स ना सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग को देखते हुए चीजों को एग्जीक्यूट करता है। मैथ्स में ठीक है, मैथ्स में मैट्रिक्स आएगा। क्यों क्यों क्यों, कुछ है क्या मैट्रिक्स? हाँ, समझ गया। और जैसे जैसे स्टडी करोगे तो जैसे गवर्नमेंट को पॉलिसीज बिल्डअप करने के लिए, और जब तुमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट्स का पढ़ा होगा उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के नाम पढ़े होंगे, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके बाद एल्फ्रेड मार्शल, सैमुअलसन, अलग अलग सबने थ्योरीज दी है। और अच्छे कॉलेज में जाना है तो हमेशा याद रखना एनसीईआरटी प्लस संदीप गर्ग प्लस सीबीएसई क्वेश्चंस। एनसीईआरटी से ही एनटीए का पेपर आएगा, जो सीयूटी का एग्जाम है वो एनसीईआरटी से ही डिट्टो आता है। क्योंकि अगर एनसीईआरटी दे दी ना तो एनसीईआरटी में बहुत, ये टॉपिक बताया थोड़े से ग्लिम्स दे दिए, फिर नेक्स्ट, फिर ये टॉपिक बताया थोड़े से ग्लिम्स दे दिए, नेक्स्ट। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी। तो रिसर्च वर्क पसंद है तुम्हें? Yes, like काफी convince कर पाती थी. But not a research work in terms of paper है या फिर कौन से कॉलेज में जाना है. जब से मैं सिक्सथ दिन में से बहुत टाइम से कि कौन सा कॉलेज चल रहा है, कौन से ये करना है. मैंने अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट किया बिल्कुल भी. एक तरह से जीरो नॉलेज है, but it's a weird hobby of researching about lab. रिसर्चिंग अबाउट, No, मतलब not Indian laws, but हाँ मतलब अच्छा, UN लॉ और लॉ पसंद है तुम्हें? मतलब उस सेंस में जैसे कि मेरे को आगे जाके फ्यूचर कंटिन्यू करना है लॉ में, तो जैसे कि मुझे वैसे इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो बेसिक रिसर्च एनालिसिस निकाल. तो लॉ में भी कुछ डोमेन है कि इस टाइप, ये हाँ वाले सर, लॉ या फिर कौन से, मतलब कॉर्पोरेट या फिर कौन से वाले? जैसे सो मैं इंडियन से बात करती हूँ एंड इंडियन स्पेसिफिकली लाइक यूएन से रिलेट करता है. तो अब बिकॉज यूएन अब वर्ल्ड मतलब एक ग्लोबल बेसिस पे है, तो वो एग्रीमेंट्स अगर पुराने कन्वेंशंस पे मोस्टली ध्यान देता है. अब जिस बिकॉज वो एग्रीमेंट्स कन्वेंशन हैंडबुक पे ध्यान देता है, तो वो ग्लोबल लेवल का जो लॉ हो गया या फिर जिसके अंदर रोमन लॉज हो गए, ग्रीक लॉज हो गए, वो एक अलग पार्ट हो गया. तो ये जो लॉ है वो कहाँ से आया है, इमर्ज कहाँ से हुआ है, जेनेसिस क्या है? फिर जेनेसिस इसका ये है कि सिर्फ अब जैसे कि हर का पीनल कोड है. अब मान लीजिए कि मतलब इंडियन पीनल कोड है, कई पाकिस्तान के पीनल कोड है, वो बेसिक उनके अपने जो अपना जो स्टेट है उसके अपने स्टेट के ऊपर काम करेगा. पर इन कुछ कुछ एग्रीमेंट्स या फिर कन्वेंशन या फिर और भी बहुत सारी चीजें जो कि ग्लोबल लेवल पे सबके लिए सेम मानी जाती है, या फिर कंट्रीज को उसको साइन करना पड़ता है कि वो रेटिफाई हो सके. तो उस तरह से एंड फिर मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे वो पढ़ना पसंद है, मतलब मेरा मेरा सारा इंटरेस्ट इन टेकिंग पार्ट इन. अब जब आप पार्ट लेते हो तो वो बेसिक हो जाता है कि अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा डेफिनेटली. हाँ, रिसर्च को टॉपिक कर दिया जाएगा क्या आप तो तो इसलिए हाँ हाँ हाँ, सही बात है. बोलो बोलो। जैसे मतलब जस्ट बिकॉज एनुअल से पार्ट लेना है तुमको एंड अब तुम जब कुछ नहीं करके जब कुछ अवार्ड भी नहीं आएगा एंड बिकॉज यू वांट दैट अवार्ड, तो तुम पढ़ोगे एंड तो जीते हो तुम? बस ये रहा है. अरे लास्ट ईयर से ही स्टार्ट करते मतलब एट्थ क्लास में करे थे, ऑनलाइन करे थे, वैसे बड़े खराब रीजन के कारण छोड़ दिए क्योंकि मैंने अपने दोस्तों के साथ स्टार्ट करा एंड मेरे मोस्ट ऑफ द टाइम वो सब छोड़ के गए थे उस टाइम पे. तो उसके बाद भी आई डिड 2-3 एमएस बट मैंने भी छोड़ दिया. सो इन क्लास 10 मैंने वापस से रीजन करा एंड बस. तो तुम्हें तो फिर डिटेल स्टडी पसंद होगी। जैसे मतलब कभी कभी सीनियर्स ही पूछ लेते हैं वो डायरेक्टली, भैया बता दो किस तरह से नहीं, डिटेल स्टडी इन द सेंस कि अगर कोई चीज है तो उसमें घुस जाओ।
सर वो ऐसा है ना कुछ? सर वो सेकंड है, इस कुछ क्वेश्चन थे, जब आप क्वेश्चन करते थे कोई ना कोई बता ही देता है हाँ, कि इसकी रीजनिंग है, इसके पीछे कितना डिटेल उसका भी करता और एनसीईआरटी में ना अच्छे अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे, जिस हिसाब की तुम बातें कर रहे हो तो तुम रिलेट कर पाओगे फिर। फिर मतलब आई हैव मतलब वो मेरे क्वेश्चन पढ़े तो उन्होंने मतलब जहाँ से कॉन्फ्रेंस करी थी तो उनकी लाइक वो मासी थी, वो इंग्लिश वाली स्कूल में भी पढ़ाती है अच्छा अच्छा। तो मतलब ऐसे ही पूछे थी प्रोफेसर, तो उन्होंने बोला कि वो वाले बातें करने से जरूर ऐसे कुछ सही हो जाती है, बट उनका मेन रीजन था कि अगर मतलब रिलेट करें तो चाहता भी हो आपका तो एक वन थिंग है वो एनसीईआरटी को लाइक वो एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पता है, मतलब तुम्हें देखना है कि मैं कैसे दोनों चीजों को संगीत और एनसीईआरटी को साथ करूँ, बट नाउ अगर उनकी वो शायद टू एनसीईआरटी पढ़ाई जाते हैं तो उनको नॉलेज ही ऐसी है कि मुझे टाइम से पढ़ाई है चीजें नहीं थी, हाँ मुझे संगीत में जितनी नहीं लगती है तो 500 साल हो गए मतलब ए, देखो एनसीईआरटी का ये है कि उसने टॉपिक को ना ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब उसने बस समरी समरी दे दी है। ठीक है, तो अब समरी समरी दे दी है, उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे उसे समझ नहीं पाते इसलिए इजीली। मैं इंस्टाग्राम खराब देखती हाँ, लेकिन तुम्हें ना ये रियलाइज तब होगा जब तुम और हायर लेवल में पढ़ लोगे, तो फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि एनसीईआरटी अच्छी है। ठीक है, बस दिक्कत ये आती है एनसीईआरटी में टर्म्स वो ऐसे यूज करते हैं कि दिक्कतें आने लगती है। हाँ नहीं जैसे अभी जैसे मैंने बस देखा जिस तरह से आपने एक स्टोरी करा ऐसा लग रहा है कि कोई एसएसटी का चैप्टर है क्लास 10 हाँ, कि एक एक लाइन पूरा अच्छे से पढ़ना ऐसा वो पड़ेगा। पैराग्राफ में कंटिन्यू होता है, वरना अगर मैं संगीत पे खोलता हूँ तो आई कैन हाँ सी कॉलम्स वेयर मतलब वो हाँ, अलग से सेग्रीगेटेड होता है, क्या पता चलता है कि दिस इज अ न्यू टॉपिक एंड दिस इज लेकिन अगर तुम्हें एंट्रेंस निकालना है तो एनसीईआरटी तो है में। ठीक है, जैसे इसे ना इस चैप्टर को इन्होंने ऐसे स्टार्ट कर रखा है, यू मस्ट हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस टू अ स्टडी ऑफ बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक। रुक जाओ, ये मैंने मैक्रो खोल दिया क्या? एक देयर इज मतलब एक मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है। हाँ, वो ट्वेल्थ का पार्ट है। तो तुम्हारा घर 12/22 के पास है? सेक्टर पास है क्या? ये जो 56 सुनाई देता है वो उतने दूर नहीं होते? मतलब आप मतलब बहुत पास में है, लाइक अब यहाँ से सामने जाओगे देन सीधा देन लेफ्ट वहाँ पे एकदम सीधा जाओगे लेफ्ट। तो मदर डेयरी के आसपास ही है। हाँ मदर डेयरी से एकदम सीधा, मतलब आप नोएडा ज्यादा नहीं जा सकते। और क्या क्या हॉबी है? बुक भी पढ़ते हो? बस इस तरह की हॉबीज सैट निकालने के लिए तो बुक रीडिंग जरूरी है। और मतलब वहां तो सिलेक्शन प्रोसीजर भी बहुत अलग काइंड ऑफ होता है। एक्स्ट्रा करिकुलर बेसिस अच्छा मतलब जैसे मैं ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बात करी थी उन लोगों से जो कि जानते हैं कौन पर सीनियर से राइट सीनियर की वो सलाह का पार्ट है इंग्लिश चल सकते हैं और फिर ऐसे अगर हाँ पढ़ रहे हो या फिर उस तरह कि तो उन्हें पता होगा कि क्या करना है। अगर इस पढ़ाई टाइम में मैं उतना उतना फोकस नहीं करें आई हैव माइंड की जो समर वेकेशन की दिन पे मैं फोकस करूँ तो हम्म, अभी हो रहा है स्टार्ट टेंथ के लिए इस वीक के जो स्टार्ट सिर्फ हॉबीज क्रिकेट। क्रिकेट तो अभी कौन चल रहा है आईपीएल के शायद? आईपीएल है आईपीएल एक टाइम पे तो सुपर क्रेज था, अभी भी देखते हो सिर्फ ऐसा नहीं है हाँ, एकदम हार्डकोर तरीके से मेरा मतलब खेलना ज्यादा पसंद है। आई हर ग्रुप प्ले कर रहा हूँ लिखते रहती आज छुट्टी है आओगे क्या, फिर सुबह 5:30 बजे सब ग्राउंड पे होता है देन हम वेट करते हैं किसी न किसी के बाय 6:30 स्टार्ट मैच, तो यहाँ पर टूर्नामेंट ऑफ 3 मैचेस एंड बाय 11 वी गो बैक टू ऑल्सो सिर्फ बहुत पहले लाइक आई बीन पार्ट ऑफ रियलिटी शोज आल्सो
रियलिटी कौन से? सिर्फ ऐसे तो ऑडिशन तो 4 शोज के देखे थे. दैट आल्सो इंक्लूड्स इंडियाज बेस्ट ड्रामाटास, इवन डांस प्लस. बट उन दोनों में ज्यादा कुछ हुआ नहीं. ऑडिशन में अगर हम कर गया वापस आ गए. फिर एक नंबर 1 ड्रामा है बस, मतलब वो E24 का है. उसमें काफी आगे चले गए. अच्छा, तो पूरा है नेट पे? हाँ सर, मतलब वो टेलीकास्ट हुआ था जो सैटरडे संडे होता था पुलवामा. वो बहुत पहले था. वो सिर्फ प्रोडक्ट को. गुड। और सिर्फ मतलब ऐसा इंटेलेक्चुअल बच्चा नहीं है कि हाँ पढ़ाई करना पसंद है, बुक सीरीज मतलब फ्री टाइम में लेकिन मुझे तो लग रहा है तुम कर लोगे अच्छे से, कॉमर्स के डोमेन में। सिर्फ मतलब मेरे जो सर है वो भी बोलते हैं कि यार तू तो साइंस वाला बच्चा है कि मतलब आगे कॉमर्स से. बट हम देखी. सर आई सीन माय फादर सर मतलब सर आपको बिहार तो मतलब मेरे पापा तो टिल 16 वो बिहार में थे. एंड देन उन्होंने अपना 10th का पेपर दिया एंड उन्होंने रिजल्ट का वेटिंग करा. और वो वैसे ही बहुत पैसे हो गए कि यार पढ़ाई 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 होगी. तो वो वापस आ गए थे. मतलब सॉरी तो अब भाई ठीक हो जाना. एंड जस्ट 1 साल पहले जो मेरे पापा के बड़े भाई है वो पहले आप जैसे कि अब भाई मेरा अपने भैया के साथ रहूंगा. कुछ ना कुछ जॉब कर लेगा कहीं ना कहीं भी हो जाएगा. तो बहुत ही बेसिक स्टार्ट करा. तो आई सी माय फादर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो बहुत ग्रो करते हैं. एंड ही स्पेसिफिकली इन होलसेल केमिस्ट्री. केमिस्ट ग्रोसरी केमिस्ट एंड मेडिसिन. तो आई सीन कि ये ऐसी लाइन है जो कि इज ये एक्सटिंग्विश नहीं हो सकती. हाँ। तो इवन आई हैव इंटरेस्ट इन इट कि मैं इन फ्यूचर अगर इस मतलब एक बड़े लेवल पे आकर इस पे अगर ऐसा आउटपोस्ट हो थैंक चलो गुड। तो ये एमबीए करने के बाद? यू. ये नहीं पता सिर्फ एमबीए से पहले क्या करना है, बट हाँ इतना पता है कि मार्केटिंग में एमबीए करना मैं भी मार्केटिंग एंथुसियास्ट। सही है। तो अपनी ब्रांडिंग करनी आती है? स्कूल में सब है. जानते हैं तुम्हें? अच्छा मतलब क्योंकि अपनी फैमिली से हाँ। बस. मतलब अभी भी पक्का हो गया है? 2 दिन पहले बना उससे कभी बात नहीं. अभी अभी से यूनिवर्सिटी साइड में गेट पता है. तो उसमें क्या हुआ था वैसे? मतलब इंटरव्यू है. और तो वहाँ इंटरव्यू ले रही थी, मुझे बहुत पसंद आ गया तो वो ओके था. कॉम्पिटिटर कौन था? तो कंपटीशन में जरूर नहीं से मतलब मेरे दिमाग में इतना नहीं था बिकॉज मैं मतलब क्लास 5th में ही होता है जूनियर प्राइम मिनिस्टर. तो तभी मैं बन गया था. तो आई वाज लाइक कि हाँ बिकॉज प्राइवेट स्कूल है सर आई सीन दी कंपटीशन बहुत है. क्योंकि इस साल मेरे स्कूल का टॉपर इससे पहले ही आई है मतलब वो डिलीवर बट 91% विच इज फॉर मी मतलब एक टाइम पहले उसके अकॉर्डिंग तो कम है. बट सिर बिकॉज मेरा 9th क्लास 8th क्लास एंड 10th क्लास बहुत डाउन गया था लाइक अगर मैं मार्क्स के अकॉर्डिंग तो इट वाज डिसेंट 91% पे. मतलब मेरे पे सही था. इवन मम्मी वाज लाइक कि भाई मैं तो 80 85 मांग रही थी बट आई फील आगे चल रही थी. और पैरामीटर्स क्या है वैसे? मतलब वो हेड, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, क्या थे उनमें? उसके मेजर्स क्या थे? so definitely इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए बिकॉज उसकी स्पीकिंग से अच्छी होनी चाहिए बंदी की. So extra curricular very strong मतलब बहुत strong होना चाहिए. Extra curricular and not just because आप participate कर रहे हो you also have to win. और वोट बैंक भी मिलता है? Yes sir voting proper voting तो system है. तुमने क्या but कमिट किया लोगों? कुछ नहीं चाहिए. मैं जाता हूँ कैंटीन? कैंटीन अच्छा है? फिर काफी खराब हुए. जस्ट मतलब जो कोविड में जो चला रहे थे कैंटीन टाइप तो हमारा स्कूल बहुत वैसा हो रहा है क्योंकि हमारी कैंटीन बहुत अच्छी थी. एंड इवन अभी भी कोई भी आता है ना तो देयर ऑल लाइक कि भैया प्लीज कैंटीन पे लग फिर नॉट टू मी बट इवन वन इज अबाउट बिकॉज इन क्लास 11 यू ओनली गेट द डेप्यूटी पोस्ट. मतलब इन 12th you get the prime मतलब you get the prime minister president post. Where in 11th you get the deputy prime minister vice president or the deputy speaker post. तो तो ऐसी एक चीज है अपनी कैंटीन को लगे तो उसको ऐसे अलग से करा दो. ये एक बड़ा कार्निवल हो जाएगा तो कुछ एक फेस्ट हो जाए. तो एक फेस्ट कार्निवल तो इसमें फिर भी कैसे बिकॉज यू कैन गेट स्पॉन्सर्ड और समथिंग तो होने चाहिए. बट कैंटीन ऐसा बहुत वो रहते हैं कि हम लोग कैसे ट्राई करें कैसे किया है कैंटीन बट वो नहीं हो पाई मुझे लगता है अभी इस पॉइंट पे. बिकॉज वो पहले से उन्होंने कैंटीन खोल के उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया था. तो तुमने प्रॉब्लम सुना बच्चों का?
सिर्फ मैं कुछ बच्चों से मेरी प्रॉब्लम बता है बच्चों की क्लास में इतना पता चल जाता है कि आज स्कूल में क्या दिक्कत है। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पे स्कूल काफी खराब था। तो एक स्योर पे हमारे उन्होंने वीडियो डाल दी थी यूट्यूब पे एंड उन्हें सस्पेंड भी कर दिया था फॉर अबाउट 20-15 डेज एंड देन फिर इट्स ऑन यूट्यूब एंड वो बहुत फेमस हो गया फ्रांस से बता रही तो इवन डीएम नोएडा के वो इन्वॉल्व हो गए थे स्पेसिफिकली आया विद देयर गार्ड्स इन दिस कि आपको तो भाई एक और मतलब जरा सा एक और बिल्डिंग बनानी पड़ेगा बिकॉज feel like कि for the students अगर मैं एवरेज ऑन भी करूँ एवरी क्लास 20 स्टूडेंट्स तो कम क्योंकि हमारे स्कूल में 40-40 बच्चे होता है एक क्लास तो लाइक कि आपको और क्लासेस आगे ऑन करवानी पड़ेगी ना तो हम जो अगर जो भी कर सकते हैं तो उन्होंने जो भी स्कूल में जो बुक स्टोर्स थे या फिर स्टेशनरी थे यहाँ पे अपना क्लोथ स्टोर थे वो सब हटा दी नाउ देयर की वहाँ पर क्लासेस बिल्डिंग करेगी वैसे भी स्कूल हमारा भी ज़्यादा प्रेशर नहीं होती उन्हें पता था कि एक एक चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है वेरन कि फिर हमारे स्कूल में ना बहुत मतलब बढ़िया लेवल के बच्चे हैं तो वो एक मतलब so also one of my best friend not one of my best friend my only best friend फिर पता नहीं कैसे उस बंदे के 99.4 आ गए कल like he has got 400 and 197 and that 97 is in English वो इतना दुखी करता है मतलब कोई भी होगा जब 99 आएगा तो कोई भी दुखी होगा तो जैसे कि यार 497 आया हमारे स्कूल कल बहुत वो हो गया एक वो ऐसे हो जाता है हलचल हो गई थी एंड ऑल्सो जब स्कूल खत्म होता था उस टाइम पे अनाउंस होता है तो फोन तो सब पे होगा नहीं तो टीचर के पास जाकर मैम प्लीज मेरा रिजल्ट खराब हो जाता है कुछ लोग सारे कॉन्ट्रैक्ट हो गए प्लीज मैम बस मेरे कान में बता रहे हैं इस तरह का एंड देन जब उन्होंने माइंड आउट करे रिजल्ट तो लेवल मैं बहुत अलग अलग हो गया तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि स्कूल में कंपटीशन है बहुत बट आई फील कि अगर वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर में काउंसिल का अगर आपको पार्ट मिलना तो यू हैव टू बी वेरी गुड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपीरियंसेस एंड आल्सो तुम पॉपुलर होना चाहिए मतलब तुम्हारा चेहरा ऐसा होना चाहिए कि सबको ने देखा हो काफी टाइम से अगर तेरे में नहीं तो उस तरह अगर तुम उस तरह के हो एंड पीपल आर वोटिंग फॉर यू यू नो हाउ टू स्पीक एंड यू गुड एट एक्स्ट्रा करिकुलर्स देयर इज हायर चांसेस कि तुम बन जाओगे मतलब यू गेट दैट प्लेस एंड आल्सो यू शुड आल्सो गेट दीस मार्क्स क्योंकि मैंने नहीं आके 2 साल से बैठा ठीक है तो कंपटीशन में 97 वाला नहीं था, ये 99 वाला। और नहीं सर उसने अब डन लिया वो उसे इंजीनियरिंग लाइन में जाना है लाइक कि वो बहुत ही ऐसा ग्राउंड फ्लोर टाइप का बंदा है वैसे कल रात was talking till 1 like from 11 to 1 and वो वैसे ही करता भाई मतलब आज सुबह बुलाया भी तो कुछ नहीं कर रहा बस एक चॉकलेट पकड़ा दी लाइक कि यार मुझे लगता है कि मैं बाद में इंजीनियर कर पाऊंगा फिर जी में बहुत कॉम्पिटिशन है काफी बच्चे वैसे ना लेकिन यार तेरे 99.4 आए इतने 25 साल में किसी के नहीं जितने अभी तेरे आ गए और कोई ऐसे हो रखे जैसे कि I've seen people जैसे कि last school there was an international campaign champion. And for that international campaign champion, he also got opportunity to meet APJ Abdul Kalam when he was alive. और this was about 6-7 years ago. So I've seen people जो कि बहुत आगे आगे जा चुके हैं last school and they have get less percentage like 97, 6, 5, 98 and क्योंकि 99 वाला है तेरे को पता है भाई मेरे को दिख रहा है तेरे मार्क्स क्योंकि तेरे अंदर कितना पोटेंशियल है इसलिए वो कार्ड नहीं get जाता मतलब तो इजीली मुझे क्रैक कर चाहिए एंड गेट आईआईटी तो वो अभी बहुत ऐसा लगेगा नहीं बताएगा दिल्ली में बच्चे तो बहुत ही आगे है सेम को जो दूसरे रहते हैं पीछे पढ़ा होगा देयर ऑलवेज थिंकिंग लाइक थिंग लाइक यूएस एंड यूएस थिंकिंग फिजिक्स बुक दैट आर नॉट इवन इन इंडिया मतलब वो मिलती भी नहीं है इस तरह की तो ना सही है। हाँ, हम इसकी बात कर रहे थे। तो ये एनसीईआरटी कैसे स्टार्ट करता है। Think of any society. People in the society need many goods and services in their everyday life, including food, clothing, shelter, transport facilities like roads and railways, postal services, and various other services like that of teachers and doctors. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मतलब कोई भी इंसान जो है गुड्स एंड सर्विसेज की तो डिमांड करता है और अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करता है। In fact, the list of goods and services that any individual needs is so large that no individual in the society to begin with has all the things she needs. ठीक है, तो यहाँ इन्होंने स्कैर्सिटी की बात कर दी। ठीक है, क्योंकि हर इंसान के पास सारी चीजें नहीं होती। ठीक है, तो every individual has some amount of only a few of goods and services that she would like to use. A family farm may own a plot of land, some grain, farming implements, maybe pair of bullocks, and also the labor services of the family members. A weaver may have some yarn, some cotton, and other instrument required for weaving clothes. So the teacher in the local school has the skill required to impart education to the student.
some other in the society may not have any resource, expecting their own labor services. Each of these making unit can produce some good or services by using the resources that he has and use the part to produce to obtain the many other goods and services which it needs. यहाँ इकोनॉमी की बात कर रही कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहा होता है, डिफरेंट डिफरेंट काम करके कमा रहा होता है। जब वो कमाएगा तो फिर क्या होगा, तुम दूसरे जनों से फिर मतलब तुमने अर्न किया, फिर तुम्हें जो चाहिए तुम उसे दोगे और फिर वो तुम्हें देगा। ठीक है, इस टाइप का। For example, the family farm can produce corn, use part of produce for consumption purposes, and procure clothing, housing, and various services in exchange for the rest of produce. समझ गए थोड़ा बहुत। तो ये है एनसीईआरटी। कैसी लगी एनसीईआरटी? कोई भी करेगा। हाँ, स्टार्टिंग में तो संदीप गर्ग अच्छी है, जब तक 3-4 बार नहीं पढ़ लेते इसे तब तक। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो पता चल गया ना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आया है? क्योंकि रिसोर्सेज जो है स्केर्स है, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है, और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है। ठीक है, समझ गए। ओके, अब रिसोर्सेज के फीचर्स क्या है? रिसोर्सेज जो है दे आर स्केर्स, दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। और ह्यूमन वांट्स की बात करें तो ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है और दे डिफर इन प्रायोरिटी। ठीक है, तो फीचर्स क्या है रिसोर्सेज के? रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। और ह्यूमन वांट्स का क्या है? दे आर अनलिमिटेड एंड दे डिफर इन प्रायोरिटी। एक बैडमिंटन प्लेयर को रैकेट चाहिए होगा, एक क्रिकेट प्लेयर को बैट चाहिए होगा। तो ह्यूमन बींग्स की जो डिमांड होती है वो डिफर करती है। ठीक है, अब मान लो अभी तुम्हारे डैड संदीप गर्ग का, क्योंकि उनके बच्चे को संदीप गर्ग चाहिए, ठीक है, मेरे डैड तो ये नहीं डिमांड करेंगे। ठीक है, तो डिफर करेगा प्रायोरिटी। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी है ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, कैसे ह्यूमन बीइंग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से, ठीक है, एडजस्ट करता है, मतलब उसकी जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, उस अनलिमिटेड वांट्स को कैसे एडजस्ट करता है विद इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज which have alternative uses, produce goods and services, and to distribute them among different ग्रुप्स ऑफ पीपल। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज एन एडजस्टमेंट बिटवीन अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज एन एडजस्टमेंट बिटवीन अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। चलो एक एक शब्द देख लेते हैं जरा। तो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर का। एज एन एडजस्टमेंट, कैसे वो एडजस्ट कर रहा है? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स with limited resources having alternative uses। एक बार इतना पढ़ लो जरा, ठीक है ना।
ये समझ आया? इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर का, कि कैसे वो एडजस्ट करता है अपनी अनलिमिटेड वांट्स को विद लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव। ठीक है, ओके। उसके बाद ना एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है और एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ना तुम्हें रियलिटी बता रहा होता है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स तुम्हें सजेशन दे रहा होता है। जो अब तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, तुमने एक रियलिटी बिल्डअप करके मैम को बताया होगा, मैम ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, तुमने फैक्ट्स बताए होंगे। ठीक है, तो इट डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व। ठीक है, और ये क्या बताता है कि ऐसे सॉल्व होना था। इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। ठीक है, तो ये सजेशन देता है, और ये क्या होता है, ये रियलिटी बताता है। ठीक है, इंडिया में बहुत ज्यादा पॉवर्टी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेने चाहिए जिससे कि वो जो चीज है वो डिक्लाइन हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। वेरिफिकेशन, इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। ठीक है, पर्पस, इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडल्स। उसके बाद सजेस्टिव, इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट, डज नॉट सजेस्टिव, क्योंकि वो रियलिटी बता रहा होता है। और वो क्या है, इट इज बेस्ड अपॉन ओपिनियन एंड देयरफॉर इट इज सजेस्टिव इन नेचर। वैल्यू जजमेंट, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, क्योंकि यहां पर तो चीजें जो है वो सेम ही रहेंगी जो हो रखी हैं। एंड इट गिव्स वैल्यू जजमेंट। प्राइजेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, तो ये रियलिटी हो गई, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गया। इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मेटिव। देयर आर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन अवर इकोनॉमी, इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस, ये क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। समझ गए? एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है और एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रियलिटी बताता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, सजेशंस बिल्डअप करता है। ठीक है, एक बार ये पढ़ लो जरा। ठीक है, So this normative economics, फिर मतलब उनके आइडिया थी, एक तो रियलिटी से एक सर्विस में इंटर, तो फिर अब ये आएगा कैसे, अगर अपन केबल या फिर बोलेगा ना वो सीधा डिस्टिंग्विश होता है। हाँ, कुछ आइडेंटिफाई करने को नहीं आएगा कि पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है। आज इतना ही कर लेंगे, ठीक है, बाकी फिर अब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, कल से 5:30 to 7 होता। ठीक है। सर मैं ये बोल रहा था, बिकॉज आई आल्सो हैव मैथ क्लासेस, तो मतलब कब है मैथ्स क्लास?